नमस्कार, आप सुन रहे हैं एफएम रेडियो से अपने दोस्त आरजे अनिल को। तो आज हम स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आ पहुँचे हैं गोरखपुर सिनर्जी कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, जहां पर डॉक्टर हैं डॉक्टर आलोक त्रिपाठी जी। हम ज़्यादा क्या बताएं, आइए हम सर से ही जानते हैं और सर के बारे में हम अपने श्रोताओं का परिचय भी करवाते हैं। तो सर, सबसे पहले आप अपना परिचय हमारे श्रोताओं को दें। नमस्कार समस्त श्रोतागण, मैं डॉक्टर आलोक तिवारी, मैं एक कैंसर सर्जन हूं और गोरखपुर में स्थित सिनर्जी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं कैंसर संस्थान में कार्यरत हूं। मैंने अपनी कैंसर की सुपर स्पेशलिटी की पढ़ाई दिल्ली में धर्मशिला कैंसर संस्थान से की है। इसके अलावा मैं अपनी जनरल सर्जरी यानी सर्जरी की प्रारंभिक शिक्षा मैंने इलाहाबाद से मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से ली है और अपनी MBBS की पढ़ाई मेरठ मेडिकल कॉलेज में लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज वहाँ से की है। लगभग मैं 10 वर्ष तक कैंसर की सेवाएं अपनी दिल्ली में दे रहा था और दिल्ली के लगभग समस्त प्रख्यात कैंसर इंस्टीट्यूट्स में मैंने काम किया है। मैं फोर्टिस कैंसर संस्थान फोर्टिस मेमोरियल हॉस्पिटल गुड़गांव में रहा और उसके बाद हम लोगों ने 2021 में गोरखपुर में अपनी सिनर्जी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं कैंसर संस्थान की शुरुआत की है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने अपने बारे में बताया, अपने संस्थान के बारे में बताया, आपने कहाँ कहाँ सेवाएं दी, किस तरह की सेवाएं दी, आपने हमारे श्रोताओं को बड़े अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया। सर, कैंसर के बारे में सबसे बड़ी बात, हम सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही करना चाहेंगे कि कैंसर क्या है और इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। देखिए, कैंसर आजकल ये वर्ड आपको हर जगह सुनने को मिल रहा होगा और लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ी है तो कैंसर का प्रचार प्रसार भी काफ़ी हो रहा है। शायद ही कोई गांव होगा या शायद कोई व्यक्ति होगा जिसके किसी रिश्तेदार में कहीं ना कहीं कभी न कभी कैंसर हुआ ना हो या कैंसर को लेकर उसे कोई जिज्ञासा ना हुई हो। सो कैंसर देखिए कोई बहुत अलग बीमारी नहीं होती। हमारा मानव का जो शरीर है वो कोशिकाओं यानी सेल्स से मिलके बना है। कुछ सेल्स हमारे शरीर के हिस्से की, चाहे वो पेट की सेल्स हों, चाहे मुंह की सेल्स हों या स्त्रियों में छाती की सेल्स हों, ब्रेस्ट की सेल्स हैं, वो क्या करती हैं कि वो अनियंत्रित तौर पे बढ़ने लगती हैं। सामान्यतः हमारी सेल एक टाइम तक बढ़ती हैं और उसके बाद उन पर एक रुक जाती हैं वो। बट कैंसर होने की स्थिति में क्या होता है कि उस सेल का जो डिवीजन है, सेल का जो विभाजन है वो अनियंत्रित हो जाता है और वो सेल धीरे धीरे करके इतनी ज़्यादा संख्या में बन जाती हैं कि वहाँ पे वो एक गांठ का रूप ले लेती हैं। सो कैंसर आप सामान्य भाषा में बोल सकते हो कि किसी भी शरीर के सेल का अनियंत्रित विभाजित होना, चाहे खून की सेल्स हो रही हों तो ब्लड कैंसर बन जाएगा, शरीर के जिस भी हिस्से की सेल्स ऐसे अनियंत्रित विभाजित होंगी वहाँ का वो कैंसर बन जाता है। सो ये बेसिक कैंसर है। अब कैंसर और ट्यूमर ये सब एक कॉमन वर्ड की तरह आप सुनते होंगे, कोई लोग कैंसर बोलते हैं, कुछ लोग ट्यूमर बोलते हैं। तो कैंसर एक बड़ा शब्द है। कैंसर के अंदर बेसिकली 2 प्रकार के कैंसर होते हैं। ट्यूमर हम नॉर्मली किसी भी गांठ को बोल देते हैं। कोई गांठ होना जरूरी नहीं है कि वो कैंसर ही हो। बहुत बार गांठें होती हैं जो कैंसर की नहीं होती हैं। सो कैंसर सामान्य शब्दों में हम उन गांठों को बोलते हैं जिन गांठों की सेल्स में ये क्षमता हो जो शरीर के अन्य हिस्सों में फैल सकती हैं। सो कैंसर के एक सामान्य लक्षण होते हैं कि हम कैसे ये मान सकते हैं कि किसी व्यक्ति को कैंसर हो गया है। कैंसर के सामान्य लक्षणों में अगर आप के मुँह में कोई छाला है जो 3 हफ्तों से ज़्यादा रह रहा है, नहीं भर रहा है, या अचानक से आपको लग रहा है कि आपको खाने में दिक्कत होने लगी, मुंह से दुर्गंध आने लग गई है, गले में गांठें आ गई हैं, तो या खून आ रहा है बोलते समय खांसी के साथ, या पेट से खून, उल्टी में कहीं खून आ रहा है, या मसूड़े या इन सब में खून आ रहा है, तो ये सामान्यतः मुँह के कैंसर के, गले के कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। इसी प्रकार शरीर के जितने अंग हैं उनके कैंसरों के भिन्न भिन्न लक्षण बनते रहते हैं। जैसे महिलाओं में छाती के कैंसर में सामान्यतः हमें एक गांठ मिलती है जो ब्रेस्ट में लंप जिसको बोलते हैं, छाती की गांठ है, बगल यानी जिसको ये कांख बोलते हैं, उसमें गांठ बन सकती है। कई बार यहाँ पर गांठ मिल जाती हैं। अकारण आपका वजन घटने लगता है, शरीर में पेट में सूजन आना, शरीर के हिस्सों में सूजन आना या भूख कम लगना, ये कैंसर हो सकता है। माहवारी बंद होने के बाद भी महिलाओं में रक्तस्राव हो सकता हो, ठीक है। बहुत गंदा पानी बच्चेदानी के रास्ते आना। सो ये मुंह के जो बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के लक्षण होते हैं। इसी प्रकार पेट के कैंसर के होते हैं कि अकारण आपको भूख कम लग रही है, थोड़ा सा भी खाना खाने के बाद लग रहा है कि पेट भर गया, या पेट में आपको सूजन लग रही है, बहुत ज़्यादा खट्टी डकारें लंबे टाइम से बनी रहेंगी, लोकल दवाइयाँ आप ले रहे हो, खा रहे हो, उसके बावजूद वो ठीक नहीं हो रहा, या फिर कुछ लोगों में पीलिया हो गया।
सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। सो सामान्य बीमारियां जो होती हैं उनके लक्षण भी कैंसर के लक्षण से मिलते जुलते हैं। सो लेकिन अगर कोई भी इस तरह का लक्षण आपको लंबे समय तक रह रहा है और आप अपने आसपास के डॉक्टर से चिकित्सीय सलाह ले रहे हैं और वो ठीक नहीं हो रहा है, तब कहीं ना कहीं ये ज़रूरी हो जाता है कि आप कैंसर विशेषज्ञ से मिलिए। और जहाँ कहीं भी आपको लग रहा है कि ये एक संदेहास्पद स्थिति है या डाउटफुल सिचुएशन है कि आपकी बीमारी का सही निदान नहीं हो पा रहा है, तो बिल्कुल कैंसर को रूल आउट कराना ज़रूरी होता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार आपने बताया कि कैंसर क्या है और कैंसर के क्या क्या लक्षण होते हैं और किन किन पार्ट्स में ये ज़्यादा पाए जाते हैं, आपने सब पर विस्तार से बताया। हम अपने दर्शकों को, अपने श्रोताओं को ये भी बताना चाहते हैं कि कैंसर से घबराना नहीं है। अगर आप किसी चीज़ का आपको प्रॉब्लम है या आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं, अगर वो सॉर्ट आउट नहीं होता है तो आप हॉस्पिटल में जाएं और एक चिकित्सकीय परामर्श लेकर आप उससे बच सकते हैं। सर अगला टॉपिक पे अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि कैंसर का इलाज क्या क्या होता है, थोड़ा उसके बारे में हमारे श्रोताओं को आप बताएं। देखिए कैंसर के जब भी किसी को पता चलता है तो सबसे बड़ी दूसरी समस्या शुरू होती है कि कैंसर का इलाज कराना। और कैंसर के इलाज कराने में लोगों के पास दो दुविधा होती है। एक तो लोग ये मान के चलते हैं कि हम कैंसर, पहली बात तो कि लाइलाज है, और दूसरा बात है कि उसका कैंसर का इलाज बहुत महंगा है। तो कैंसर को हम लोग बोलते हैं कि कैंसर केवल व्यक्ति की बीमारी नहीं होती, कैंसर पूरे परिवार की बीमारी बन जाता है। लंबा इलाज, दूर तक जाना पड़ता है उनको, जैसे अभी भी टाटा, बम्बई या दिल्ली जाके लोग शहरों में महंगे अस्पतालों में इलाज कराते हैं। सो पहली बात तो है कि कैंसर के लिए एक चीज़ समझिए, कैंसर लाइलाज बीमारी नहीं है। कैंसर लंबी लड़ाई ज़रूर है, लेकिन उस लड़ाई को जीता जा सकता है। और आज की तारीख में अगर देखिए तो कैंसर के स्टेज, तीसरी स्टेज तक के कैंसर के भी मरीज़ पूर्णतया ठीक हो जाते हैं। तो कैंसर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सही इलाज और सही समय पर इलाज, वो दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आपका प्रारंभिक स्थिति में इलाज होता है, यानी कैंसर को हम जो डिवाइड करते हैं ना, स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4, सामान्य तरह से 4 स्टेज में। चौथी स्टेज के कैंसर को हम नॉर्मली आम भाषा में बोलते हैं लास्ट स्टेज का कैंसर, कि वो बीमारी इतनी फैली हुई है कि अब वो पूरी तरह से ठीक करना संभव नहीं है। और स्टेज 1 से लेकर 3 तक के कैंसर ऐसे होते हैं जिनमें कि आप पूर्णतः उनको ठीक कर सकते हैं। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि पहले ये विश्वास रखिए कि कैंसर लाइलाज नहीं है, और कैंसर का इलाज अब उतना महंगा भी नहीं रह गया है। कैंसर के इलाज में अगर जो भी हम देखा है कि लगभग जो खर्चे इलाज में आते हैं उतना ही बाहर के शहरों में जाके, क्योंकि पहले हमारे गोरखपुर या इन सब शहरों में कैंसर का इलाज उपलब्ध नहीं था। सो आपको बम्बई या दिल्ली में जाके रहना है तो मरीजों को अपना पूरा हर्जा खर्चा करना पड़ता है, घर का काम प्रभावित होता है, प्लस वहाँ रहने के खर्चों में देखा गया कि कैंसर का जो टोटल इलाज करते हैं उसका लगभग 40% पैसा उनका अतिरिक्त लगता है, केवल उनके रुकने या उनके घर के जो व्यवसाय हैं उसके ठप हो जाने की वजह से। सो अब ये एक विश्वास रखिए कि काफ़ी हद तक कैंसर का समुचित इलाज अब आपके शहर में उपलब्ध है। और कैंसर के इलाज की बेसिकली 3 प्रक्रियाएं होती हैं। एक होता है सर्जरी, जिसको हम लोग बोलते हैं अंको सर्जरी या कैंसर की सर्जरी। दूसरा आपने सामान्य भाषा में सुना होगा दवाई चढ़ाना, यानी कीमोथेरेपी देना। और तीसरा सामान्य भाषा का प्रयास होता है जिसको हम बोलते हैं सिकाई या रेडियोथेरेपी। सो किसी भी कैंसर में आपका जो कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वो इसके हिसाब से चूज़ करता है। कुछ मरीजों में जहाँ पे स्टेज 1 की स्थिति होती है और कुछ भी अतिरिक्त करने की ज़रूरत नहीं होती है और वो ऑपरेशन करने लायक होते हैं, तो उस स्थिति में आपका कैंसर विशेषज्ञ आपको सीधे ऑपरेशन की सलाह देगा। सो और वहाँ पे केवल कैंसर सर्जरी की जाती है। सर हम एक बात और कन्फ्यूजन अपने श्रोताओं को ये भी थोड़ा अवेयर करना चाहते हैं कि जैसा आपने कहा 3 पार्ट्स में किए जाते हैं, तो हम अपने श्रोताओं के आपके द्वारा ये भी हम संदेश देना चाहते हैं कि आप वो तीनों जो थेरेपी आपने बताया है वो कैंसर स्टेज के हिसाब से किया जाता है या कैसे किया जाता है, थोड़ा हमारे श्रोताओं को इस पर भी प्रकाश डालें। जी, तो देखिए कैंसर बताया ना कि आपके जिस अंग को प्रभावित किया है उस अंग के हिसाब से एक डिफरेंट हमारे जो साइंटिफिक स्टडीज़ हुई हैं, जो उसके हिसाब से हमने तरीके ईजाद किए हैं। कि कुछ कैंसर में हमने जैसे मुंह नाक कान के गले के कैंसर में देखा गया है कि हमारे लिए सर्जरी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर सर्जरी हो सकता है तो बेस्ट ट्रीटमेंट है। लेकिन ब्लड कैंसर में है कि वहाँ सर्जरी का रोल नहीं है, वहाँ पे दवाइयों का रोल है। तो आपके किस अंग को प्रभावित कर रहा है कैंसर, पहली चीज़ तो वो इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ होती है आपका डॉक्टर स्टेजिंग डिसाइड करता है। स्टेजिंग मतलब कि अब स्टेज क्या है, तो स्टेजिंग हम कैसे डिसाइड करते हैं। स्टेजिंग डिसाइड करने के लिए सबसे पहले तो ये प्रूव करना कि ये जो गांठ है वो एग्जैक्टली कैंसर की गांठ है कि नहीं है, वो महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए हम करते हैं टुकड़े की जांच, जिसको सामान्य भाषा में, डॉक्टरी भाषा में हम लोग बोलते हैं बायोप्सी करना।
अभी गांव में हमारे पास बहुत से मरीज आते हैं, उन लोगों के पास एक भ्रम होता है कि अगर लोहा छू गया वहाँ पे गांठ पे तो बीमारी फैल जाएगी। तो ऐसा नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर आपका डॉक्टर बोल रहा है कि आपको बायोप्सी यानी टुकड़े की जांच करानी है तो वो ज़रूर कराइए, क्योंकि जब कंफर्म डायग्नोसिस होगी तभी आपका सही इलाज हो पाएगा। 80% ब्रेस्ट की गांठें, छाती की गांठें कैंसर की नहीं होती हैं। तो अब आप अननेसेसरी बिना उसकी जांच कराए घबरा के कैंसर का इलाज कराते रहिए तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो पहला स्टेजिंग का पार्ट है कि ये डिसाइड करना कि ये डायग्नोसिस क्या है। तो वो कैसे करेंगे? हम बायोप्सी से करेंगे। बायोप्सी करने के बाद हम देखते हैं कि कैंसर शरीर के उस हिस्से में कहाँ तक गया है। आपको जो बाहर से घाव, अल्सर या गांठ दिख रही है, शरीर में वो अंदर तक कितनी है। तो आपको छू के देखता है, दबा के देखा जाता है, उसको क्लिनिकल एग्जामिनेशन कहते हैं। इसके बाद हम करते हैं रेडियोलॉजिकल टेस्ट, यानी जिसमें सीटी स्कैन, चाहे छाती का सीटी स्कैन या पेट का सीटी स्कैन, और इसके अलावा कई बार लगता है, ज़रूरत लगती है डॉक्टर को आपके, तो होल बॉडी स्कैन, जिसको सामान्य भाषा में पेट स्कैन कहते हैं। पेट स्कैन ये कराता है। अब ये कराने के बाद सपोज करिए डिसाइड होता है कि हमारे मरीज की ये स्टेज है, स्टेज 1, 2, 3, 4 में से कोई एक स्टेज है। फिर आपका देखा जाता है कि वो ऑपरेशन लायक फिट है मरीज की नहीं। हो सकता है आपकी स्टेज 1 हो लेकिन आपकी हृदय की स्थिति अच्छी नहीं है, आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है कि जहाँ पे कोई बड़ा ऑपरेशन हम नहीं कर सकते हैं। तो बेहोशी के डॉक्टर ये सारी चीज़ों में आपकी फ़िटनेस देखता है। फिटनेस देखने के बाद अगर आप फिट हैं, आपकी स्टेज सुटेबल है, तो आपकी सर्जरी की जाती है, अगर आपका कैंसर सर्जरी के लिए बेस्ट है तो। ठीक है। अगर वो चीज़ नहीं हो रही है तब आपको हम कीमोथेरेपी या सिकाई, रेडिएशन के लिए भेजते हैं। और उसमें भी कई बार क्या होता है कि आप इनमें से तीनों कॉम्बिनेशन यूज करते हो। सपोज करिए कि आपका बीमारी थोड़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है, लेकिन हमें यह है कि हाँ कीमोथेरेपी यानी दवाई देने के बाद ये छोटी होकर हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे ऑपरेशन लायक, तो आपका वो डॉक्टर आपको रेडिएशन कीमोथेरेपी के लिए भी भेजता है। सेम इसी तरह सर्जरी करने के बाद सपोज करिए उसकी स्टेज ऐसी आती है कि जहाँ पे हमें लगता है कि बीमारी दोबारा आने के रिस्क को कम करने के लिए हमें सिकाई या दवाई देने की ज़रूरत है, तो ऑपरेशन के बाद भी आपको सिकाई या दवाई दी जाती है। तो मूल उद्देश्य कैंसर स्पेशलिस्ट का ये होता है कि कैंसर जिस भी स्टेज में हो उस स्टेज में उसको नियंत्रित किया जाए और उसके दोबारा आने की संभावनाओं को कम से कम किया जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ पे ट्यूमर बोर्ड होता है। ट्यूमर बोर्ड में आपके सारे स्पेशलिटी के डॉक्टर बैठते हैं। सिकाई का, रेडिएशन का भी डॉक्टर बैठता है, मेडिकल ऑन्कोलॉजी का भी डॉक्टर बैठता है, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी यानी सर्जरी, कैंसर सर्जरी के भी डॉक्टर बैठते हैं, और वो मिलके पैथोलॉजी जो कि आपकी बायोप्सी रिपोर्ट बनाता है वो भी बैठता है, रेडियोलॉजी वाला भी बैठता है। और ये बैठ के आप ये डिसाइड करते हो कि इस स्टेज के हिसाब से इस मरीज के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट प्लान क्या होना चाहिए, और उस प्लान के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट किया जाता है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आपको, हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छे से, इतने बेहतरीन ढंग से आपने आम भाषा में एक्सप्लेन किया कि कैंसर के इलाज क्या क्या होते हैं। सर, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें आपसे, तो कैंसर से बचाव के क्या क्या उपाय भी हैं, थोड़ा उसके बारे में भी हम अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जानकारी ही बचाव है। तो पहले तो कैंसर के बारे में जानिए, बीमारी से डरने की ज़रूरत नहीं है, और इस प्रकार का कोई लक्षण हो तो उससे घबराइए मत। 80% मामलों में वो कैंसर नहीं होता है, लेकिन वो है या नहीं है ये बेहतर है कि कैंसर स्पेशलिस्ट से मिलकर डिसाइड करिए, न कि यहाँ पर बहुत बार क्या होता है कि हम अपने गांव के सगे संबंधियों की राय पर ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं या नीम हकीमों की राय पर ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं बजाय प्रशिक्षित डॉक्टर की बात को सुनने के। तो ये डर मत रखिए। कि दूसरा डर क्या होता है कि जब आप लोग जांच कराने से घबराते हैं कि कहीं जांच करने में कुछ निकल ना आए। कुछ निकलेगा तो अच्छी बात है कि उसका इलाज हो जाएगा, लेकिन जब बिना बात के शरीर में कुछ निकलेगा कि गांठें अपने आप बनने लग जाएंगी, तब शायद आप उस स्थिति में नहीं रह जाएंगे। तो बेहतर है कि तब ध्यान दीजिए जब आप कुछ ठीक कर सकते हों। तो एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कैंसर के बारे में जानना है। दूसरे क्या है कि कैंसर के कारणों को जानिए। हमारे देश में सबसे ज़्यादा बड़ा कारण जो कैंसर होने का है वो है तंबाकू या तंबाकू से जुड़े उत्पाद। लगभग 40% हमारी पूर्वांचल की जनता किसी न किसी तरीके से तंबाकू के उत्पादों का सेवन कर रही है, चाहे वो पान, गुटखा, सिगरेट या बीड़ी, हुक्का, इनमें से। तो कोशिश करिए कि इनसे दूर रहिए। ये 80% कैंसर से बचा जा सकता है अगर आप तंबाकू के उत्पादों का सेवन नहीं करते तो। दूसरा चीज़ है अल्कोहल, शराब, और बहुतायत केसों में देखा गया है कि जो शराब पीते हैं वो तंबाकू के भी उत्पादों का किसी न किसी तरह से सेवन करते हैं। तो ये दोनों मिलके आपके कैंसर के रिस्क को और बढ़ा देते हैं। सो इन दोनों से दूर रहिए। तीसरी चीज़ होती है मोटापा।
मोटापा एक प्रमुख कारण है और हमारी जब जीवन शैली अब बदल रही है, अब घरों में भी महिलाएं और पुरुष दोनों कम काम कर रहे हैं। गांव के खेतों में अगर आप देखिए तो पहले भाई हल रहता था, बैल रहते थे, जानवर रहते थे, उनकी सेवाएं हम लोग करते थे, तो पुरुष लोग उसमें काम करते रहते थे। अब खेती में ट्रैक्टर यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे भी काम नहीं हो रहा है। महिलाएं घर में कम से कम कपड़ा धोती थी, बाकी चीज़ें करती थी। अब हर घर में वॉशिंग मशीन आती जा रही है, चक्की पीसने का चलन ख़त्म हो गया, पैकेज वाले आटे आ गए हैं। सो पूरी जीवन शैली बदल रही है। सो अगर आप जीवन शैली को, जरूरी नहीं कि घर का काम करना ही एक्टिविटी है, आप फिर व्यायाम आपको आपके जीवन में लाना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे भारतीय संस्कृति रही है योगा की और इन सब चीज़ों की, लेकिन कर कोई नहीं रहा है। तो अपने जीवन में व्यायाम को बढ़ाइए, चाहे अपने घर के कामों को करके या आप अपने खेती के, किसानी के भी काम को करिए, मेहनत का काम करिए। और मेहनत का काम, व्यायाम तब है जब आपकी दिल की धड़कन लगभग 1.5 गुना 2 गुना हो, जो सामान्य धड़कन चल रही उससे पसीना आना चाहिए। तो कोशिश करिए कि 55 से 60 मिनट की मिनिमम एक्सरसाइज आप करिए, ठीक है। खाने का उचित ध्यान रखिए। अब गांव में भी आप देखिए तो चिप्स, पैकेज फूड, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलने लग गई हैं। तो स्वास्थ्य खाना रखना बहुत ज़रूरी है। हरी सब्जियां, फल, घी, दूध जो शुद्ध गांव में मिल रहा है उसको सेवन करिए, बजाय उसको छोड़ के जो शहरों से आपको पैकेज फूड मिल रहा है उस पर। तो इंस्टेंट फूड्स को कम करिए, कोशिश करिए ना ही खाइए। तीसरी चीज़ है आपकी कि आप उचित समय पर चिकित्सकीय जांच कराते रहिए। कोई भी लक्षण है उसको नज़रअंदाज मत करिए और समुचित नींद लीजिए। 8 से 10 घंटे की पर्याप्त नींद बहुत ज़रूरी है। अभी मोबाइल की वजह के टाइम से क्या है, रात में सोते समय तक हम लोगों के पास मोबाइल रहता है। आदमी बिस्तर पर लेटने के बाद भी 1-1.5 घंटे तक अपना मोबाइल देखता देखता रह जाता है। सो कोशिश करिए कि अपना इंटरनेट बंद कर दीजिए 10 बजे तक। सुबह अगर आप 6-8 बजे तक उठते हैं तो आप कम से कम 6 बजे उठने के बावजूद 8 घंटे की नींद ले लेंगे। तो एक अपने स्लीपिंग पैटर्न का, यानी उठने जागने का क्रम सही रखना, खान पान का ध्यान रखना और शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान रखना कि आप व्यायाम और ये सब चीज़ें करिए, इससे कैंसर से बचा जा सकता है। दूसरा, तंबाकू, अल्कोहल, ऐसे पदार्थों से आप बिल्कुल दूर रहिए। खासकर किसानों में एक चीज़ और पाई गई है कि आप लोग बहुत ज़्यादा कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं। सो कहीं ना कहीं उत्पादन हम जो बढ़ा रहे हैं, या हम अपने जानवरों में बहुत सी दवाइयाँ लगा के अपने ऑक्सीटोसिन्स का प्रयोग करके हम दूध उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, उन चीज़ों का असर हमारे समाज और हमारे शरीर दोनों पे पड़ रहा है। सो कीटनाशकों में भी अगर आप एक तो कीटनाशक उपयोग कर रहे हैं तो सावधानी रखिए कि आपकी त्वचा के संपर्क में वो कम से कम आए। जो भी प्रोटेक्शन के वो पहनने हैं वो अच्छे से पहनिए, मास्क लगा के तब कीटनाशकों के, सांस के द्वारा कुछ कीटनाशक जाते हैं और बाद में फेफड़ों के कैंसर के कारक बनते हैं। और कोशिश तो करिए कि जितने हम जैविक पदार्थों का यूज़ करें, कीटनाशकों का यूज़ करें, क्योंकि हमारे जो भी कीटनाशक हम डाल रहे हैं हमारे अन्न के द्वारा हमारे ही समाज के लोगों में जा रहा है। और यही दूध के लिए भी है कि बहुत अधिक उत्पादन के चक्कर में ऐसे चीज़ों का प्रयोग मत करिए, या दूध में मिलावट में काफ़ी मात्रा में पाई जाती है, जहाँ पे यूरिया और अन्य ऐसे रासायनिक पदार्थ मिला के दूध बनाए जाते हैं, खासकर खोया और पनीर। सो ऐसे लोग जो ये बोलते हैं ना कि हम ना तो तंबाकू खाते थे, ना तो हम सिगरेट पीते थे, ना हम शराब पीते थे, ना हम मोटे हैं, हम खेत में रेगुलर काम कर रहे थे, फिर हमें कैंसर क्यों हो गया। सो कहीं ना कहीं आप शायद एक चीज़ मिस कर रहे थे कि आप जो खा रहे थे, जो पी रहे थे, वो शुद्ध था कि नहीं था। तो जिम्मेदारी समाज के रूप में हम सब पे है कि कैंसर की अगर हम सबको लड़ाई लड़नी है तो हमें शायद अपने प्रयासों में ईमानदार बनना पड़ेगा कि हम दूसरों के लिए कैंसर के कारक वाली चीज़ें खुद ना उत्पादित करें। जी सर, आपने बताया कि कैंसर का सबसे बड़ा इलाज, हमारे श्रोताओं को एक बार हम फिर से रिपीट करना चाहेंगे कि जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है, इलाज है। अगर आप अवेयर हैं अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए, तो आप उससे बच सकते हैं, जैसे तो सर ने बताया बहुत। सर, अगले टॉपिक की अगर हम बात करें तो सर, सिनर्जी कैंसर संस्थान में किन किन कैंसरों का इलाज किया जाता है? देखिए, सिनर्जी कैंसर संस्थान गोरखपुर में पिछले 3 वर्षों में लगभग हम लोगों ने 17,000 के करीब कैंसर के रोगों का इलाज किया है। प्रतिवर्ष लगभग आप मान के चलिए कि हम लोग 1000 से 1500 मरीजों का यहाँ पे ऑपरेशन कर रहे हैं और समस्त प्रकार के कैंसर के मरीजों का ऑपरेशन होता है। मोस्टली जो पूर्वांचल में लोग हैं, यहाँ पे जो सबसे कॉमन कैंसर है वो नाक कान गले का कैंसर, मुंह का कैंसर खासकर, क्योंकि तंबाकू सेवन ज़्यादा है। आपके हमारे पास बच्चेदानी के कैंसर के मरीज़ काफ़ी आते हैं और छाती के ब्रेस्ट कैंसर के मरीज़ काफ़ी आते हैं। और इसके अलावा आपके पित्त की थैली यानी गॉल ब्लैडर के कैंसर के मरीज़ काफ़ी संख्या में आते हैं। और यहाँ पे कैंसर की सारी कीमोथेरेपी, सिकाई और सर्जरी, ये सारी हम सारे चीज़ें करते हैं। इसके अलावा हम लोग कैंसर में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है स्क्रीनिंग करना।
यानी जो लोग स्वस्थ हैं, जिनको कोई कैंसर नहीं है लेकिन उन्हें किसी प्रकार की ऐसी संभावना लगती है या वो चाहते हैं अपने आप को बचाना कि कैंसर है तो नहीं ये जानने के लिए, सो उसके कुछ फिक्स साइंटिफिक प्रोटोकॉल बने हैं, उसका हम लोग यहाँ पे करते हैं। जैसे महिलाएं अगर 45 साल से अधिक उम्र की हैं तो एक सिंपल एक्सरे मेमोग्राफी जिसको बोलते हैं उसके द्वारा आप उनके ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग कर सकते हैं। जिनके बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के लिए आप सिंपल पैप स्मीयर बोलते हैं, सो उसके द्वारा आप पता लगा सकते हैं कि प्रारंभिक, क्योंकि कैंसर होने में और कैंसर के जो ये प्रारंभिक स्थिति होती है इसमें 8 से 10 साल का अंतर होता है। तो जब आप बिल्कुल शुरुआती स्थितियों को पता कर लेंगे तो हो सकता है भविष्य में उसके कैंसर का होने की संभावना को ही खत्म कर दें। इसी तरह पुरुषों में एक प्रोस्टेट का कैंसर बहुत कॉमन होता है जिसके लिए एक सिंपल ब्लड के टेस्ट हैं, उससे आप पता चल सकते हैं। आपके कोलन बड़ी आंतों के कैंसर जिसके लिए एक सिंपल एंडोस्कोपी 10 साल में एक बार करानी है, तो आप उससे पूर्णतः बच सकते हैं। तो ये स्क्रीनिंग भी है, वो सारे के सारे हमारे यहाँ पे जो प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट है उसके थ्रू की जाती है। सो कैंसर केवल होने के बजाय कैंसर होने देने से पहले मरीजों में पता करने की भी सुविधाएं उपलब्ध हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतने सारे बिंदुओं पर प्रकाश डाला। कैंसर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपने बहुत ही अच्छे से हमारे आम भाषा में बताया। हम चाहते हैं सर हमारे रेडियो के माध्यम से हमारे समाज के, हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, सबसे पहले मैं एक बात कहूँगा कि कोई भी बीमारी आपकी हिम्मत से ज़्यादा बड़ी नहीं है। सो परिवार में किसी को अगर ऐसे कुछ भी दिक्कतें आती हैं तो बिल्कुल उसके साथ डट के लड़िए, आप पूर्णतः ठीक हो जाएंगे अगर सही जगह पर सही समय पर इलाज कराएंगे। और ख़ासकर हमारे देश की महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए जागरूकता की कमी है। सो पुरुषों से बहुत ज़्यादा निवेदन है कि घर में अपनी पत्नियों से, अपनी बहनों से, अपनी माताओं से उनका बेसिक हालचाल पूछ लीजिए। कई बार महिलाएं हमारे पास आती हैं हमेशा एडवांस स्टेज में, जैसे उनको शर्म होती है या घर में कोई ऐसी महिला नहीं है जिससे वो सही से अपनी बातें बता सकें। तो अगर सासुओं से रिक्वेस्ट है कि अपनी बहुओं को डांटें ही ना, कभी उसका हालचाल भी ले लें, इतना संबंध मैत्रीपूर्ण रखें कि वो आपस में बता पाए अपनी समस्याओं के बारे में। सिनर्जी कैंसर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपका छात्र संघ चौराहे पे गोरखपुर में मौजूद है। हम ये भी आम लोगों से भी जानना चाहेंगे कि लोग यहाँ क्यों आएँ? देखिए, मैं सिनर्जी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड कैंसर इंस्टीट्यूट गोरखपुर में कार्यरत हूँ, साथ में मैं फोर्टिस गुड़गांव में काम करता हूँ और मैक्स लखनऊ में भी। अब मैं आपको सिंपल सा बताऊँ कि जो इन शहरों में जो सबसे बड़ी समस्या वो होता है आर्थिक स्थिति की, वही सेम इलाज जो मैं दिल्ली या मुंबई जैसे शहरों में या मैं खुद करता हूँ वो वहाँ पर 1/5 लगभग 20% की कॉस्ट पे होता है उन शहरों की अपेक्षा, और सेम वही क्वालिफाइड टीम के साथ होता है। दूसरी चीज़ क्या है कि कैंसर का इलाज लंबा होता है, आपको एक बार इलाज नहीं कराना होता है। जैसे दवाइयाँ लग रही हर तीसरे हफ्ते, मरीज की हालत ही नहीं रह जाती है। अधिकांश केसेस में मरीज खुद मना कर देता है कि मैं आगे इलाज नहीं कराऊंगा, क्योंकि उसके लिए आना जाना ये बहुत कष्टकारी है। सो जब इलाज आपके घर के पास होता है तो ये देखा गया है कि इलाज ज़्यादा पूर्ण होता है, पूरी तरीके से मरीज करा पाता है। अब आसपास के इस समय हम लोगों के इस संस्थान में आसपास के 18 जनपदों के मरीज आते हैं। अब आप कल्पना करिए कि उन 18 जनपदों के मरीजों को अगर उठ के हर तीसरे हफ्ते में दिल्ली जाना पड़े या हर तीसरे हफ्ते में बम्बई जाना पड़े दवाई लगवाने, या सर्जरी करने के लिए एक बार आप जाते हो अस्पताल में और सर्जरी करके 15 दिन वहाँ पे 4 लोग और रुके हों, और उस शहर में जहाँ पे आप कुछ जानते ही नहीं है किसी को, तो मोस्ट ऑफ लोगों के साथ एक बंदा जो बीमार तो होता है, उसके साथ जो 4 परिजन गए होते हैं उनमें से भी 3 बीमार हो जाते हैं। ना आपके खाने का ठिकाना ना रहता है, ना रुकने का ठिकाना रहता है। जब आप लोकल में ट्रीटमेंट कराते हो तो आपको एक समुचित इलाज सस्ती दाम पे और स्टैंडर्ड इलाज होता है वो मिल सकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप अभी जी हम अपने श्रोताओं को एक बार बताना चाहेंगे कि अभी आप सुन रहे थे सिनर्जी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड कैंसर सेंटर के डॉक्टर आलोक त्रिपाठी जी को। उन्होंने बताया कि कैंसर क्या है, कैंसर के लक्षण क्या है, कैंसर से बचा कैसे जा सकता है, सारे बिंदुओं पर प्रकाश डाला। हमें आशा है कि आप इसे सुनकर अवेयर होंगे और इस तरह के कोई भी लक्षण आपको दिखते हैं तो आप तुरंत संपर्क करेंगे एक चिकित्सक से, जिससे आप उस रोग से बच सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।